नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी की। कभी फौजी, कभी ट्रक ड्राइवर और जिंदगी के थपेड़े खाते और एक ख्वाब पाला हुआ एक नौजवान कैसे हिंदी फिल्मों का सबसे मशहूर, सबसे काबिल और सबसे जिंदादिल गीतकार बन गया। आज के इस पॉडकास्ट में आनंद बख्शी की कहानी। गीतकार आनंद बख्शी का जन्म अविभाजित भारत यानी कि जो आज पाकिस्तान है 21 जुलाई साल 1930 को हुआ था और उनकी माँ जी मित्रा यानी सुमित्रा उन्हें प्यार से नंद पुकारती थीं और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्ठियां हट्टियां मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से भी जाना जाता था। नंद यानी कि आनंद बख्शी का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम स्कूल और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। कैम्ब्रिज कॉलेज में जहां वो उर्दू मीडियम में पढ़ाई कर रहे थे और उनका नाम आनंद प्रकाश था। हिंदी उन्होंने कभी नियमित रूप से न लिखी, न पढ़ी, न सीखी। बाद में तो खैर हिंदी में ही लिखा सब कुछ। 2 अक्टूबर साल 1947 का वो दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। और नंद की उम्र तब 17 बरस की थी। 11 बरस पहले नंद ने इससे भी बड़ी तकलीफ सही थी, अपनी मां को खो देने की तकलीफ, जिन्हें वो मां जी कहकर पुकारते थे। उस वक्त नंद 6 बरस के थे और पेट में एक और बच्चे के होते सेहत बिगड़ने की वजह से उनकी मां चल बसी थी। आनंद बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिटेंडेंट थे और पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज भी थे। क्योंकि उनके खानदान में सारे लोग पुलिस में थे या फौज में या फिर जमींदार थे, तो 1944 में वो रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय 1 के रूप में भर्ती हो गए और 5 अप्रैल 1946 तक वो यहीं पर रहे। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश नाम से शामिल हुए, जो उनका कागजों में नाम था। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखनी शुरू की, तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। जब आनंद प्रकाश किशोरावस्था में थे तो उन्होंने एक सपना देखा, फिल्मों में काम करने का सपना। पर वो गीतकार नहीं बल्कि गायक बनना चाहते थे। 27 अगस्त साल 1956 को आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज छोड़ दी। ये बंबई में गीतकार बनने की उनकी पक्के इरादे वाली दूसरी कोशिश थी। एक अभूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी थी, करीब 60 कविताओं का खजाना था और साथ में ढेर सारा हौसला और हिम्मत, जो उनके साथियों, सीनियर्स और सबसे ज्यादा उनके गुरु बिस्मिल सईदी ने दिया था। आगे का रास्ता साफ नहीं था, पर बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि या तो मैं कलाकार बन जाऊंगा या फिर टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं इज्जतदार तरीके से रोजी रोटी कमाए बिना अब यहां से वापस नहीं लौटूंगा। उनके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस था, क्योंकि फौज में अपनी ट्रेनिंग के दौरान वो ट्रक चलाया करते थे। तब तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी कमला शादी के बाद करीब 4 साल तक अपनी ससुराल दिल्ली में रहती और साल 1958 में वो अपनी पहली बेटी के साथ अपने मायके लखनऊ आ गई। आनंद बख्शी सबसे पहले दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रुके। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर लिया। इसके बाद वो खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में चले गए और वो सारा दिन बस गाने ही लिखते थे। उनका कमरा कुछ नामी संगीतकारों के घर के आसपास था और सचिन देव बर्मन भी खार में रहते थे
रोशन सांता क्रूज में रहते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे और बतौर बांसुरी वादक रोज काम की तलाश में वो निकलते थे। कभी कभी वो अपनी कविताएं और गाने गाकर अपने आसपास के लोगों का दिल भी बहलाया करते थे। मई 1958 के किसी एक दिन टिकट कलेक्टर चित्रमल स्वरूप इस अजनबी को ज्वाला स्टेट बोरीवली पश्चिम के अपने घर ले गए। आने वाले 4 सालों तक चित्रमल ने इस अजनबी को अपने घर में रखा और उनसे एक पैसा नहीं लिया। सोचिए दौर कैसा था वो। और अक्सर ही चित्रमल बख्शी साहब की जेब में चित्रमल जो है आनंद बख्शी साहब की जेब में 1-2 रुपए रख देते थे ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े और कुछ पैसे उनके पास रहें। इसलिए उन्होंने चित्रमल जी को हमेशा अपना उस्ताद कहकर पुकारा जब तक वो जिंदा रहे। संघर्ष के इन्हीं दिनों में भगवान दादा ने अपनी फिल्म भला आदमी में उन्हें 4 गाने लिखने को दिए। भगवान दादा को चारों गाने पसंद आ गए और उन्हें उन 4 गानों के लिए तब 150 रुपये मिले थे। पहला गाना था धरती के लाल, न कर इतना मलाल, धरती तेरे लिए तू धरती के लिए। ये गाना 9 नवंबर 1956 को रिकॉर्ड किया गया। संगीतकार थे निसार बज़मी, जो कुछ साल के बाद पाकिस्तान चले गए। इस फिल्म को बनने में 2 साल लग गए। ये 1958 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। गीतकार आनंद बख्शी पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। बख्शी साहब के शब्दों में अगर कहें तो जब मैंने पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मैं रो पड़ा। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया था और इस तरह वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गए। 1956 में अपने पहले 4 गानों की रिकॉर्डिंग के बाद साल 1959 तक उन्हें कोई काम नहीं मिला और ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उन्होंने रेडियो पर अपना पहला गाना साल 1959 में बाजार में सुना था और ये गाना था जमीन के तारे। फिल्म का ये गाना था चुन्नू पतंग को कहता है राइट रॉन्ग है या राइट। तो उनका ये पहला लोकप्रिय गीत था। और फिर आया बड़ी बुलंद मेरी भाभी की पसंद, पर कम नहीं कुछ भैया भी क्या जोड़ी है। ये सीआईडी फिल्म का है और इसके संगीतकार रोशन थे और उनके साथ ये उनका पहला गाना था। ये गाना 4 जुलाई 1958 को रिलीज़ किया गया था और इसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। बोल थे मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये गाना आज भी सुना जाता है। ये संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा आनंद बख्शी का पहला गाना था। 29 जुलाई 1963 को रिकॉर्ड हुआ। किशोर कुमार ने इसे अपने पसंदीदा गानों में शामिल किया था। पूरे देश में हिट हुई उनकी पहली फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो 1965 में आई और इसके सभी गाने सुपरहिट रहे। इसके बाद उनकी बॉक्स ऑफिस पर कई सुपरहिट फिल्में आईं। फिर कभी आनंद बख्शी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस दौर में उनकी फिल्में आई फर्ज, राजा और रंक, तकदीर, जीने की राह, आराधना और वो फिल्म जिसमें राजेश खन्ना के स्टारडम का रास्ता तैयार हुआ वो आराधना थी। इसके गाने आनंद बख्शी ने लिखे। उसके बाद 2 रास्ते, आन मिलो सजना, अमर प्रेम, एक के बाद एक हिट फिल्में आती गईं और इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी को फिर कभी काम मांगने की ज़रूरत नहीं हुई, बल्कि उनके पास काम खुद चलकर आने लगा। बाद के दिनों में जीवन के आखिरी समय पर साल 2002 में उनके निधन तक लगातार उनके पास काम आता रहा। उन्होंने ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल कर लिया था। 70 के दशक के मध्य से आगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर प्रोड्यूसर्स से पूछते थे कि क्या इस फिल्म में आनंद बख्शी के गीत हैं। उन्होंने अपना करियर एक तरीके से कुछ कामयाब संगीतकारों के साथ शुरू किया, मसलन रोशन साहब, SD बर्मन साहब और SD बातिश, S मोहिंदर, नौशाद। और आने वाले 45 सालों में उन्होंने तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। कुल 303 फिल्में की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और
14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ की। तकरीबन 100 गायकों ने आनंद बख्शी के गाने गाए। लता मंगेशकर ने जितने गाने आनंद बख्शी के गाए उतने किसी और गीतकार के नहीं गाए। 60 के दशक में अपने करियर की शुरुआत से ही उनके गाने स्टार गायकों ने गाए। मसलन अमीरबाई कर्नाटकी ने, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, मधुबाला जावेरी, खुर्शीद बावरा, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, सुधा मल्होत्रा, गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश सहित जितने भी बड़े गायकों के नाम आप जानते हैं उन सभी ने आनंद बख्शी के गाने गाए। आनंद बख्शी के 68वें जन्मदिन पर फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने एक पार्टी रखी और इसमें गीतकार जावेद अख्तर ने आनंद बख्शी को हमारे समय का नज़ीर अकबराबादी कहा था। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के शायर थे और उन्हें अपनी नायाब नज़मों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने गज़लें और नज़में लिखीं। उस वक्त तक लोगों को पता नहीं था कि कवि आनंद प्रकाश बख्शी बिस्मिल सईदी के शागिर्द थे और सईदी खुद को नज़ीर अकबराबादी का शागिर्द मानते थे और इस तरह जावेद अख्तर ने उनकी नज़ीर से एकदम सही तुलना की थी। आनंद बख्शी की तमन्ना थी कि वो आखिरी दिन तक गाने लिखते रहें। जिंदगी के आखिरी 2 महीनों में उन्होंने 9 गाने लिखे। ये गाने अनिल शर्मा और सुभाष घई के लिए थे। बख्शी जी की भूतपूर्व फौजी थे चूंकि वो और हमेशा इज्जत से विदा होना चाहते थे। वो कतई नहीं चाहते थे कि रिटायर हो जाएं और बीमारी की वजह से काम बंद कर दें। वो कहते थे कि इससे पहले कि फिल्म इंडस्ट्री मुझे छोड़े, मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता हूं। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष घई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था और ये गाना था बुल्ले शाह तेरे इश्क नचाया, वाजी वाह तेरे इश्क नचाया। और उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उठाए गए थे। कमज़ोरी और बुखार की वजह से वो कांपते थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज़ तेज़ चलती थी। उसी हफ्ते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। तारीख थी 30 मार्च साल 2002। 1990 के ज़माने में एक बार किसी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि बख्शी साहब, आप कितनी कुशलता से रोज़मर्रा के हिंदी शब्दों को गाने में ढाल देते हैं। ये बेमिसाल काबिलियत उनके भीतर कैसे आई? बख्शी साहब कहते हैं कि तब उन्होंने कहा था कि मैंने सिर्फ 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे हिंदी के बहुत ज़्यादा शब्द पता ही नहीं थे। जाहिर है कि जो शब्द मेरी बोलचाल के थे उन्हीं के ज़रिए मुझे अपनी बात कहनी पड़ती थी। शायद हिंदी को लेकर मेरी जो सीमित जानकारी थी उसी का मुझे एक गीतकार के रूप में बड़ा फ़ायदा मिला और यही मेरी कामयाबी का आधार बन गया, क्योंकि देश के कोने कोने के लोगों को मेरे गाने समझ में आए और वो उन्हें गुनगुना सके। आज भी गुनगुनाते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।